नमस्कार। कहानियों की दुनिया बड़ी अजीब है। लोग खो जाते हैं कहानियों की दुनिया में, गुम हो जाते हैं, भटक जाते हैं और अपनी मंजिलों को भी पा लेते हैं। ऐसी ही कहानी की दुनिया में हम आपको ले चल रहे हैं। पहाड़ी रात, इसके लेखक हैं मानव कौल। काफी समय से चाय पीता हुआ मैं इन छोटे छोटे आश्चर्यों को देख रहा था जो मेरी आंखों के सामने घट रहे थे। मैं पहाड़ के एक गांव में बैठा हुआ चाय पी रहा था। सामने अचानक बादल घिर आए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। पर पीछे के दो पहाड़ों पर अभी भी धूप थी। तेज सुनहरा रंग चारों तरफ बिखर गया था। मैं जिस दुकान में चाय पी रहा था वो एक बुजुर्ग दंपति की दुकान है। शायद इस गांव के 3 किलोमीटर के इलाके में एक यही दुकान है। दोनों अकेले रहते हैं। नीचे गांव में उनकी खेती है जिसे 2 बच्चे मिलकर चलाते हैं। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और एक बेटा दिल्ली में कहीं पढ़ता है, जिसके बारे में वो बड़े फक्र से बता रहे थे। चूंकि आसपास कोई दुकान नहीं है, इसलिए ये चाय की दुकान चाय और किराने की दुकान हो गई थी। करीब 3 चाय के बाद अचानक मेरी निगाह उन छोटे पहाड़ों पर पड़ी जिनके पीछे से निकलकर बहुत सारी धुंध हमारी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। वो दोनों पति पत्नी अपने काम में व्यस्त थे। मैंने चिल्लाकर कहा, वो देखो, धुंध कितनी अच्छी लग रही है। दोनों ने एक बार निगाह उठाकर देखा और फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। मैं जल्दी जल्दी कुछ तस्वीरें लेने लगा। कैमरे के लेंस में से मुझे एक छोटा सा सफेद धब्बा जैसा कुछ दिखा। मैंने लेंस से आंखें हटाकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी नीचे किसी गांव से हमारी तरफ चला आ रहा था। उसकी चाल उसकी उम्र के हिसाब से काफी तेज थी। वो कुछ ही देर में दुकान पर पहुंच चुका था। वो आते ही चाय वाले के साथ बातचीत में व्यस्त हो गया। वे दोनों अपनी बोली में बात कर रहे थे, सो मैं वापस पहाड़ों को देखने लगा। मुझे लगा कि उस छोटे से पहाड़ के पीछे किसी ने बहुत सारी आग जला रखी है, जिसका धुआं वहां से निकलकर हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। कुछ ही देर में उस पूरी धुंध के भीतर अब हम थे और ये चाय की दुकान थी और ये पूरा गांव था। वो चाय वाला कहने लगा, धुंध की अपनी एक खुशबू होती है। मैंने पूछा, कैसी होती है? वो कहने लगा कि आप जब यहां ज्यादा रहेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा। ये सुनते ही मुझे ध्यान आया कि 5 बज चुके हैं और मुझे अभी करीब 8-9 किलोमीटर का फासला पैदल तय करना है अपने गेस्ट हाउस पहुंचने के लिए। और जैसा डरपोक मैं हूं, रात को अकेले इस जंगल में चलना, इस विचार से ही मेरी रूह कांप गई थी। पता नहीं कैसे चाय वाले ने मेरा डर सूंघ लिया और उन्होंने कहा कि आप इनके साथ वहां तक जा सकते हैं। ये उसी गांव में रहते हैं जहां आपका गेस्ट हाउस है। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। बैग अपने कंधे पर टांगा और इंतजार करने लगा कि वो बूढ़ा आदमी उठेगा, पर वो वहीं बैठा रहा। उसने एक चाय मांगी। मैंने घड़ी की तरफ एक बार देखा। मैंने महसूस किया कि उसने मेरी तरफ बस एक बार सरसरी निगाह से देखा था, वो भी जब वो इस चाय की दुकान में आया था। उसके बाद से या तो वो उस चाय वाले से बात कर रहा था या शून्य में कहीं देख रहा था। एक पर्यटक होने के नाते ये हमेशा अपेक्षित रहता है कि लोग लगातार आपको देखें, आपसे बात करने के बहाने ढूंढें और बहुत जल्द आपको इसकी आदत भी पड़ जाती है। पर ये बुजुर्गवार थे कि इस चाय की दुकान में मेरा होना ही मानो टाल गए थे। मुझे हल्का सा गुस्सा आने लगा। वो बिल्कुल वैसा ही गुस्सा था जैसा गुस्सा मैंने पहली बार शेर को देखते हुए महसूस किया था। वो पिंजरे में था और मैं उसके एकदम सामने खड़ा था।
पर उसका व्यवहार कुछ ऐसा था कि मानो मैं वहां नहीं हूं या मैं पारदर्शी हूं। मैं उस शेर के सामने चिल्लाने लगा, अजीब सी हरकतें करने लगा, पर उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। मेरे दोस्त कहते हैं कि उस वक्त मैं शेर के सामने बंदर जैसा लग रहा था। जब वो बुजुर्गवार चाय पीने लगे तो मैंने अपना बैग उतार कर रख दिया। थोड़ा सा गुस्से में रखा ताकि उन्हें पता चले कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। मैंने ज्यादा गुस्सा नहीं किया क्योंकि यहां मैं बंदर होने से बचना चाह रहा था। मैंने एक चाय और मांग ली, जिस पर उस दुकान की मालकिन ने मुझे ज्यादा चाय ना पीने पर एक लेक्चर सुना दिया। मैं उठकर उस चाय की दुकान के बाहर आ गया, चाय खत्म की और उस महाशय के चाय के पैसे दिए। इस बात पर उन्होंने सिर्फ मुझे एक बार देखा, मुस्कुराए भी नहीं। धन्यवाद देना तो बहुत दूर की बात है। खैर, करीब आधे घंटे बाद हम दोनों वहां से निकले। 5:30 बज चुके थे, सूरज का दिखना बंद हो चुका था। वो बुजुर्ग आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे था। इस बीच मैंने उनका नाम पूछा करीब 3 बार, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं चुपचाप चलता रहा। थोड़ी ही देर में अंधेरा बढ़ने लगा था। मैंने अपनी टॉर्च अपने बैग से निकाली, कुछ देर उसे हाथ में ही रखा, फिर धीरे से जलाकर देखा कि ठीक से काम कर रही है कि नहीं। मेरे टॉर्च जलाते ही वो बोले, टॉर्च वापस अंदर रख दो। मैंने कहा, अंधेरा बहुत है, रास्ता नहीं दिखेगा। वो चुप रहे। मैं टॉर्च तो बंद कर चुका था, पर कोई जवाब ना मिलने के कारण मैंने उसे अपने बैग में नहीं डाला, उसे अपने हाथों में ही दबाए रखा। फिर वो धीरे से बोले, यहाँ टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे अंदर रख लो। वो हाथ में रहेगी तो जलाने का लालच बना रहेगा। उनकी आवाज रात होने के साथ साथ भारी होती जा रही थी। एक आश्चर्य की बात ये लगी कि उनकी हिंदी कतई पहाड़ीपन लिए हुए नहीं थी। वो एकदम साफ हिंदी बोल रहे थे। मैंने टॉर्च अंदर रख दी। सोचा अगर अकेले चल रहा होता तो टॉर्च के बाद भी ये अंधेरा सहन नहीं होता। इनके साथ चलने में कम से कम डर तो कम ही लगेगा। दिन में यही जंगल जो मुझे इतना खूबसूरत लगता है कि मैं घंटों यहाँ टहल सकता हूँ, वही जंगल रात होते ही मानो एक भयानक भूत या पता नहीं किसमें तब्दील हो जाता है। ओहो, मैं ये सब सोच ही क्यों रहा हूं। मैं अपने आप को कोसने लगा। तभी ऊपर पहाड़ पर किसी की आहट हुई। ऊपर की तरफ देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने 2-3 कदम तेज रखे और उन बुजुर्ग के ठीक बगल में चलने लगा, लगभग चिपके हुए। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था, पर एक अजीब से सुर में मेरे मुंह से निकला, कितनी देर लगेगी गांव तक पहुंचने में। रात अचानक हो गई, मानो किसी ने बटन दबाकर बल्ब बंद कर दिया हो। सच कहूं, ठीक इस वक्त मुझे किसी से भी डर नहीं लग रहा था, ना ही इस जंगल से, ना रात से, ना अगल बगल में आ रही अजीब सी आवाजों से। मुझे इस वक्त डर लग रहा था तो सिर्फ इन बुजुर्ग से, जो मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे। अरे कह देते उस चाय की दुकान पर ही कि हम रास्ते में कोई बात नहीं करेंगे, तो मैं भी समझ जाता कि भाई इन्हें चलते हुए बात करना ठीक नहीं लगता है। पर उनकी ये चुप्पी मुझे बुरी तरह से डराई जा रही थी। मैं थोड़ा उनसे दूर होकर चलने लगा। एक निगाह पूरा अंधेरा छान रही थी तो दूसरी निगाह उन पर लगी हुई थी। उनकी चुप्पी इस रात में एक ऐसा डरावना सन्नाटा पैदा कर रही थी कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे इतना डर लगने लगा कि मैं अजीब अजीब सी कल्पना करने लगा कि मानो ये बुजुर्ग अभी पलटकर मुझसे कहेंगे, बस मैं इसी पेड़ पर रहता हूं, अब तुम अकेले जाओ, और अचानक उछलकर पेड़ पर चले जाएं, या अजीब सी आवाज में हंसना शुरू कर दें। मेरा दम 2 सेकंड में निकल जाएगा। मैंने धीरे से उनके पैर देखे। खुशी हुई, वो सीधे हैं। हाँ, मैं जानता हूं ये सब बहुत बचकाना है, पर ठीक इस वक्त अगर मेरी जगह कोई भी होता और वो मेरी तरह डरपोक, तो वो भी यही सब सोच रहा होता। बहुत दूर एक बल्ब की रोशनी थी जो मोड़ों पर गायब हो जाती थी और फिर कुछ देर में वापस आ जाती थी, पर उस बल्ब की रोशनी की दूरी कम नहीं हो रही थी।
अचानक मुझे लगने लगा कि वो आदमी मुझे कहीं गोल गोल तो नहीं घुमा रहा। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन में मुझे इतना वक्त तो नहीं लगा था। मैंने हिम्मत करके फिर पूछा, कितनी दूर और है? इस सन्नाटे में मुझे मेरी ही आवाज इतनी ज्यादा लगी कि आधा वाक्य मैं डर के मारे अपने मुंह में ही बोल गया। आप यकीन नहीं करेंगे, वो तब भी चुप रहे। एक भीतर से इच्छा हुई कि अभी दौड़ लगाना शुरू कर दूं, पर मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा। अब मेरी निगाह पूरी तरह उनके ऊपर थी। अगल बगल के अंधेरे से अब मुझे कोई मतलब नहीं था। मैंने इस बार गला साफ करके अपने पूरे डरे हुए आत्मविश्वास को समेटते हुए पूछा, अरे साहब, कितना समय और लगेगा? इस बार उन्होंने मेरी तरफ एक बार देखा। शायद मेरे प्राण पखेरु अभी पंख नहीं निकले थे, वरना वो भी इसी वक्त उड़ चुके होते। मैंने खुद डर के मारे अपनी निगाह हटा ली। वापस पलटकर देखा तो वो अपनी गति से चलते चले जा रहे थे, आगे अंधेरे में शून्य की तरफ देखते हुए। मेरी अब जान ही सूखती जा रही थी। या तो वो कुछ बोलें या मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूं। उनके हाथ में एक डंडा था, पर वो उसे टिकाकर नहीं चल रहे थे, वो बस उनके हाथ में था। चाल भी ऐसी कि चलने की आहट भी नहीं हो रही थी। भीतर एक इच्छा तीव्रता से उठने लगी कि उनका डंडा छीनकर उन्हीं के सिर पर दे मारूं और दौड़ लगा दूं। तभी एक आवाज आई। ये उन्हीं की आवाज थी। तुम कुछ सुन रहे हो? मैं समझ नहीं पाया। जी। बस मेरे मुंह से इतना ही निकला, वो भी इसलिए कि कहीं ये बोलकर फिर चुप ना हो जाएं। ये छोटी छोटी आवाजें, ये लय तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? इसी को रात का होना कहते हैं। मैं चुप था। उनके बोलने में एक अजीब सा संगीत था। गांव बस आने ही वाला है, वो धीरे से बोले और थोड़ी दूर तक शांत रहे। मेरे पीछे से जैसे कोई मेरे डर को खींचे जा रहा था। गांव बस आने ही वाला है, ये वाक्य सांत्वना पुरस्कार की तरह काम कर गया। मेरा आधा डर जाता रहा। मैं उनके बारे में अब बहुत बुरा भी नहीं सोच रहा था। तभी वो रुक गए। बिना मुझे कुछ बताए सड़क से नीचे की तरफ उतर गए। मुझे फिर लगने लगा कि वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ने वाले हैं। मैं सड़क पर अंधेरे में एकदम अकेला खड़ा था। मैंने धीरे से आवाज लगाई, अरे साहब, कहां चल दिए? सुनिए। कुछ और भी संबोधन जैसे शब्दों को जोड़कर कुछ टूटे फूटे वाक्य बोलने के बाद मैं चुप हो गया। मेरा आधा डर जो पीछे कहीं छूट गया था, वो वापस मुझ पर आ चिपका। मैं अपने चारों तरफ देखने लगा। धीरे से बैग में हाथ गया और मैंने टटोल कर अपनी टॉर्च निकाल ली। मैं उसे जलाने ही वाला था कि मुझे उनकी पेशाब करने की आवाज आने लगी। मैंने टॉर्च नहीं जलाई। मैं थोड़ी उनकी ओर जाकर खड़ा हो गया। पेशाब की आवाज आनी बंद हो गई, पर वो अभी ऊपर नहीं आए। मैंने थोड़ा निगाह गड़ाकर देखने की कोशिश की जिस तरफ वो गए थे, पर मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने अपनी टॉर्च जला ली और नीचे की तरफ देखा, पर वो कहीं दिखाई नहीं दिए। टॉर्च की रोशनी इस अंधेरे को और भी भयानक बना रही थी। मैंने आवाज लगाई, दादा, दाजू, भाई साहब, आप ठीक तो हैं? तभी सड़क के आगे से आवाज आई, चलो, वहां क्यों खड़े हो? अरे, वो आगे कब निकल गए? मैंने उन पर टॉर्च मारी तो अजीब सा महसूस होने लगा। वो दूर खड़े टॉर्च की रोशनी में और भी भयानक लग रहे थे। उनके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने टॉर्च को बंद कर दिया। तेज कदमों से उनकी तरफ चलने लगा। वो मुझे देखे जा रहे थे। जैसे जैसे मैं उनके पास पहुंच रहा था, मुझे लगा मानो वो कुछ करने वाले हैं, पता नहीं क्या।
पर उनकी आंखों में मुझे एक शेर की तैयारी दिखी, जब वो शिकार करने के पहले एक आखिरी बार अपने शिकार को पैनी निगाह से देखता है। मैं चलते चलते कांप रहा था, सो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, सीधे उनकी ही तरफ। वो सामने से हटे नहीं। मैंने भागते हुए उन्हें जोर से टक्कर मारी। वो बुजुर्ग नीचे गिर गए। मैंने दौड़ना बंद नहीं किया। मैं भागता रहा जब तक कि मेरा गेस्ट हाउस नहीं आ गया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं जब अपने कमरे में सोने की तैयारी करने लगा, मुझे अचानक उन बुजुर्ग की चिंता होने लगी। रात काफी देर तक जागता रहा, पर रूम से निकलने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा सुबह उठते ही पता करूंगा। सुबह उठते ही मैं सीधा उस जगह पहुंचा। मैं वहां पहुंचते ही अपने आप को कोसने लगा। इस खूबसूरती से मैं गई रात डर रहा था। लानत है मुझ पर। उन्हें ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। फिर वापस मैं गांव लौट आया। अंदर गेस्ट हाउस में जाने की इच्छा नहीं थी, सो बाहर ही एक चाय की दुकान पर बैठा चाय पीने लगा। अभी मुझे यहां करीब 10 दिन और रहना था। मैं पेपर पढ़ने लगा। तभी मेरे सामने से एक आदमी छोटे से बच्चे को साथ में लिए गुजर रहा था, और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये तो वही बुजुर्ग हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और थोड़ी ही देर में निगाह फेरते हुए सीधे जाने लगे। मैं उनसे माफी मांगना चाह रहा था। मैंने उन्हें आवाज लगाई, 1 बार 2 बार, पर वो नहीं मुड़े। अलबत्ता उनके साथ चल रहे बच्चे ने एक बार पलटकर मेरी तरफ देख लिया। तभी चाय वाले ने मुझे बताया वो दोइंदा है। मैं दोइंदा के नाम से चिल्लाने लगा तो उस चाय वाले ने मुझे टोकते हुए कहा वो तो बहरे हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता। पर मैंने चाय वाले से कहा कि रात में तो वो मेरे साथ थे, मुझे नहीं लगा कि वो सुन नहीं सकते। मैंने उस बहस में ज्यादा समय नहीं बर्बाद किया। मैं एक बहुत बड़े गिल्ट से मरा जा रहा था। मैंने अपनी चाय वहीं छोड़ी और मैं भागता हुआ उनके पास पहुंचा। जब मैं उनके सामने जाकर खड़ा हुआ तो वो रुक गए। मैंने इशारे से उनसे माफी मांगी, पर वो मुझे आश्चर्य से देखते रहे, जैसे उन्हें कुछ भी याद नहीं हो। मैंने उनके पैर पकड़ लिए और बगल की दुकान से बहुत सारी टॉफियां खरीदकर उस बच्चे के हाथ में भर दी और वापस उनके सामने खड़ा हो गया। मैं उनके सामने से हटा नहीं, मैं माफी चाह रहा था। तभी उनकी आंखें और फिर उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो उतनी देर में उन्होंने बीती हुई रात मेरी आंखों में पढ़ ली। उनके मुस्कुराने से मैंने एक गहरी सांस ली और उनके सामने से हट गया। वो उस बच्चे के साथ आगे चल दिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर आएंगे, तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।